दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और हम इसके साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक बात कि इसका स्टार्ट और एंड कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस इसको मुख्तलिफ टाइम में स्टार्ट करते हैं और मुख्तलिफ टाइम में इसका इख्तिताम करते हैं। जैसे हमारे इंडो पाक में पाकिस्तान और भारत, यहाँ पर जब बरतानिया ने कॉलोनी बनाई थी, तो कुछ स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस जो हैं, वो इसका स्टार्ट करते हैं 1857 से। कुछ कहते हैं कि उससे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तभी उन्होंने उनकी कॉलोनी शुरू हो गई थी। तो ये बहुत सारा एक कंफ्यूजन है इसमें कि इसका स्टार्ट क्या होगा और फिर इसका एंड क्या होना चाहिए। अगर हम इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आपको पता है कि ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। आपने नेट पे भी देखा होगा, कहीं पर ये पोस्ट डैश के साथ कॉलोनियल लिखा होता है, कहीं पर एक साथ लिखा होता है। मैं आपको इन दोनों का मतलब बताती हूँ। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, POST, पोस्ट। जहां पर ये पोस्ट डैश के बाद कॉलोनियल के साथ आया है, तो इसका मतलब है वो कॉलोनियल वो टाइम था जिसमें बाहर की किसी भी ताकत ने आकर अपनी कॉलोनी बनाई थी और दूसरे पर डोमिनेशन का इजहार किया था और ताकत का इजहार किया था। अब पोस्ट आफ्टर द कॉलोनियल, उस टाइम के बाद का लिटरेचर जो है, वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाता है, मतलब आफ्टर कॉलोनियल। लेकिन अगर हम इसको मिक्स करके साथ करके एक बगैर डैश के बगैर स्पेस के लिखेंगे पोस्ट कॉलोनियल करके, तो इसका मतलब है कि ये वो डिस्कोर्स का एनालिसिस है जो हम उस वक्त कर रहे होते हैं। मतलब जो लिटरेचर लिखा जा चुका है, उसकी जुबान कैसी है, उसके लिटरेचर का मकसद क्या है, उसको किस तरह से लिखा गया है, उसका एनालिसिस और उसका तज्जिया जो है, ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आता है। अब इसको मॉडिफाइंग करके भी लिखा जा सकता है, सब वर्ड करके भी। मतलब कुछ इसको मिक्स करके उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और कुछ इसको कहते हैं कि नहीं, ये तो एक मुख्तलिफ काम है और उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको समझते हैं कि ये उन्होंने आकर हमारी या बाहर वालों ने आकर उस वक्त जिन पर दबाव डाला और जिन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उनका लिटरेचर और उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी को खराब किया था। सो वो उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल की बात कर रहे हैं ना हम, कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर दोनों का लिटरेचर लिखा जाता है। मतलब अगर बरतानिया यहाँ पर आया था, तो बरतानिया ने के लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा और हमारे लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा, ये दोनों मिलाकर हम इसको लिटरेचर में लेते हैं, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में लेते हैं। और इसको नेशनलिज्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो जिस इलाके का है उसको लाजिमी बात है अपनी कौमियत से ही प्यार होगा, तो वो उसके अंडर उसको लिखता है, या उसकी जो एक खुशबू है, उसके लफ्जों की खुशबू में से नेशनलिज्म की भी खुशबू आती है। इसमें सबसे बड़ा नाम सलमान रुश्दी का हमें नजर आता है। अगर हम देखें उसकी किताब जो है एनोटेटिंग सलमान रुश्दी रीडिंग द पोस्ट कॉलोनियल, जिसमें उसने ये तफसील से इन्हीं बातों का जिक्र। कॉलोनियल टाइम होता है जब किसी चीज को या किसी मुल्क पर एक बाहर की ताकत, जो पावरफुल ताकत, वो आकर अपना हमला करती है या उन पे अपनी हुकूमत जमाती है या उन पर अपना हुकूमत राज करती है, उसको हम कॉलोनाइज्ड कंट्रीज कहते हैं। पोस्ट कॉलोनियल में वो कॉलोनाइज्ड कंट्री आते हैं जो फॉर्मली हो, मतलब जिसका पता ही ना हो या जो ऑफिशियली ना हो, उसको हम इसमें नहीं ले। इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है कि जब डीकोलोनाइज हो गया, मतलब जब वो ताकतवर जो बाहर से हमलावर हुकूमत थी जिसने आकर अपनी कॉलोनी बनाई थी, जिन्होंने आपके दरमियान में आकर फिर ऐसा ऐसा आपकी हुकूमत पे कब्जा किया था और आपको अपने सबऑर्डिनेट मातहत बनाया था, उनके जाने के बाद जब कॉलोनी खत्म हुई और डीकोलोनाइज चीजें हो गई, तो फिर उस डीकोलोनलाइजेशन के बाद जो नताइज थे, वो क्या नताइज थे और उन नताइज के बाद क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ा, ये इसमें फिर देखा जाता है।
और फिर ये सारे रूल्स एक थ्योरी के थ्रू अप्लाई किए जाएंगे, जिसको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। थ्योरी असल में वो सिस्टम, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो फॉर्मूलाज होते हैं जो एक तजर्बे के बाद, एक प्रोसेस के बाद सेट कर दिए जाते हैं, और बाकी चीजें उनके थ्रू देखी जाएंगी। सो इसमें हम, जब एक दो लोग, एक बाहर से आने वाले और एक अंदर रहने वाले, दो अलग अलग लिटरेचर को देखते हैं, तो फिर हम उनको रेसिज्म के थ्रू भी देख सकते हैं। मतलब वो थ्योरी जिसमें आपको पता है रेस का मतलब नस्ल होता है, जब नस्ल खुशी होती है तो बाहर वाले आके जब रोप डालते हैं और अपनी एक हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं, तो अंदर वालों की तो अपनी रिस्पेक्ट नहीं रहती है। तो फिर हम उसको रेस के थ्रू देख सकते हैं, हम उसको कॉलोनियलिज्म के थ्रू देख सकते हैं, हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू देख सकते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होता है जो जो जुबान और डिस्कोर्स और नरेशन का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो किस तरह से है। हम इसको माइग्रेशन के थ्रू देख सकते हैं कि जब वो चले गए हैं, डीकोलोनलाइज हो गया है, तो वो माइग्रेशन में क्या कुछ साथ लेकर गए हैं और क्या। इसमें सबसे बड़ा नाम है एडवर्ड सईद का। एडवर्ड सईद जो है उसने एक ब्रांच ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म भी बनाई, या उसको पॉइनियर है वो, उसका फाउंडर है उसका, उसको कॉलोनियल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। अगर देखें तो इसकी दो किताबों में उसने बहुत क्लियरली ये बातें की हुई हैं। उसने कॉलोनियल डिस्कोर्स एनालिसिस को जिक्र किया है, मतलब वो जुबान जो उस टाइम की जुबान के लफ्जों का इस्तेमाल, और उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म जो है 1978, मतलब 1978 में लिखी गई थी ये किताब, और उसने इसमें बताया है कि किस तरह से जो मगरबी ममालिक हैं वो मशरिकी ममालिक पर आकर अपना एक हक जताते हैं, और उसने इसको नफरत थोड़ा सा के अंदाज में क्रिटिकली लिया है। दूसरा है जी कल्चरल इंपीरियलिज्म। कल्चरल इंपीरियलिज्म में उसने कल्चर और इंपीरियल, मतलब वो शहनशाहियत और बादशाहियत की हुकूमत को लेकर कल्चर के साथ दोनों को कंपेयर किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑनर डी बेल्जेक, चार्ल्स बॉडलेयर एंड लोट्रेमोंट का नाम बहुत अहम है, और इन तीनों ने यूरोपियन रेशियल सुप्रेमेसी का ज्यादा जिक्र किया है कि किस तरह से यूरोप में रहने वाले लोगों की जो नस्लें हैं, या उनके जो दिमाग हैं, जो इनकी ईगो है, वो कितनी बड़ी। दूसरा नाम उसके बाद हमारे पास आता है होमी के भाभा। होमी के भाभा 1949 में, 1949 में इंडिया में पैदा हुए थे, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए पोस्ट कॉलोनियल के बारे में, वो नियोलॉजिज्म है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। नियोलॉजिज्म होता है किसी लफ्ज का नया इस्तेमाल। हाइब्रिडिटी है, हाइब्रिडिटी आपको पता है, दो लफ्जों को मिलाकर एक उनका मिक्सचर करके एक नई चीज। थर्ड स्पेस होती है जब एक चीज और दूसरी चीज, मतलब एक लिटरेचर जो हमारा था, एक लिटरेचर जो बाहर से आया, एक कल्चर जो हमारा था, एक कल्चर जो बाहर से आया, एक आइडेंटिटी जो हमारी थी, एक आइडेंटिटी जो बाहर से आई। तो दो अलग अलग चीजें मिलती हैं, उसके बाद तीसरी चीज फिर अपनी जगह बना लेती है। मिमिक्री होती है नकल करना, मतलब हम उनको देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाएं। उसके बाद डिफरेंस, दो चीजों का क्या उसका फर्क होगा। और फिर एम्बिवलेंस जो है, मतलब उसमें एक अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ये दो चीजों का कंपैरिजन, और उसको फिर तीसरे का साथ तजाद। ये सारे कॉन्सेप्ट्स होमी के बाबा ने दिए थे, जो पोस्ट एवोल्यूशन देखें तो सबसे पहले जो लिटरेचर जब पोस्ट कॉलोनियल के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाने लगा, तो वो था कॉमनवेल्थ लिटरेचर, जिसको फिर आप बाद में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ लिटरेचर भी कहने लगे, क्योंकि ये बहुत सारे मुल्क दुनिया में बर्तानिया के अंडर कॉलोनियल में थे, और बर्तानिया जो है वो सुपर पावर था एक किस्म का, आप इसको सुपर पावर कंसीडर करो। और फिर ये बर्तानिया जो है वो, उसने बहुत सारे ममालिक पर इस तरह कॉलोनी बनाकर कब्जा किया हुआ था, उनकी पॉलिटिक्स पे भी, उनके कल्चर पे भी, उनके लिटरेचर पे भी। तो इसलिए बर्तानिया के नाम से ये लिटरेचर पहचाना जाने लगा। लेकिन जब डीकोलोनलाइज हुए कुछ मुल्क, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या बहुत से और मुल्क, तो ये सवाल उठने लगा कि फिर बर्तानिया का नाम ही क्यों।
कॉमनवेल्थ में तो अगर ब्रिटिश की बात करते हैं तो फिर बरतानिया तो नहीं होना चाहिए। कब तक पहले बरतानिया की आप कॉलोनी रहो, उसके बाद आप बरतानिया के नाम से ही पहचाने जाओ। तो फिर उन्होंने अपना लिटरेचर चेंज किया और फिर इंग्लिश लिटरेचर अदर देन ब्रिटिश एंड अमेरिकन नाम रखा गया। अच्छा, फिर कुछ मूल कंट्रीज ऐसे थे, ममालिक ऐसे थे जिनको इस पर भी एतराज था। फिर उन्होंने अपने अपने नाम रखने लगे। कुछ लोगों ने कहा न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश होना चाहिए, कुछ ने कहा इंटरनेशनल लिटरेचर इन इंग्लिश होना चाहिए, और कुछ ने वर्ल्ड लिटरेचर भी उसका नाम लिखा और उसके तौर पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। और फिर फाइनली इवॉल्व होते होते ये नाम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के नाम से पहचाना जाने लगा और हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इसको कहते हैं। लेकिन याद रहे कि पोस्ट कॉलोनियल में डैश आएगा और बगैर डैश के दोनों में फर्क होगा। ऐसे टेक्स्ट जो उस वक्त मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल्स के तौर पर, प्रेसिडेंट्स के तौर पर, यानी नमूने के तौर पर लिए जाने लगे, समझने के लिए कि पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है और पोस्ट कॉलोनियल को किस तरह से लेके चला जा सकता है। उसमें सबसे पहला नाम है शेक्सपियरियन द टेम्पेस्ट का, फिर शार्लेट ब्रॉन्टेज जेन आयर, जेन ऑस्टन्स मैन्सफील्ड पार्क, रुdyard किपलिंग्स किम, जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। इनका जिक्र ज्यादा है और ये ज्यादा वो टेक्स्ट हैं जिनको डिस्कस किया गया, जिनके डिस्कोर्स को एनालिसिस किया गया कॉलोनियल के पॉइंट। थेरिस्ट की बात करें जिन्होंने बहुत काम किया है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, उसमें गायत्री चतुर्वेदी स्पिवक, फ्रेंस फैनन, बिल एस्क्रॉफ, गोकी बाथ्योंग, चिनो एचबी, लीला गांधी, गैरेथ ग्रिफिथ, एबियोला एरेली, जॉन मैकलोड, हामिद दबासी, हेलन तिफन, खेल तरोबली एंड रॉबर्ट जे सी यंग शामिल हैं। अगर हम फेमिनिस्ट ऑथर्स की बात करें तो उसमें नवाल अल-सादी, नवाल अल-सादी की द फॉल ऑफ द इमाम बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर की जाती है। वो औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से ताकत का इस्तेमाल औरतों से करवाया जाएगा और औरतें ताकतवर हो सकती हैं। उसके बाद चिमामंदा एडिकफ्स का हाफ ऑफ अ येलो सन, ये भी दो बहनों के बारे में है कि किस तरह से नाइजीरिया की वॉर में प्री एंड पोस्ट, मतलब पहले और उसके बाद के क्या नताइज सामने आए। फिर गियाना ब्रेशीज यूनाइटेड स्टेट्स बनाना उसका बहुत अहम है इस मामले में, जो पोर्टो रिको इंडिपेंडेंस की अनाउंसमेंट के बारे में है। इसके अलावा हमारे पास मायर्स कॉन्ट का नाम है, फताव दोमे का नाम है, मैरिया एंड डायर, रे चाओ, मैरिया लोगेनिस, गायत्री स्पिविक, हम पहले भी इसका देख चुके हैं, जो हमारे थेरिस्ट भी है। और ट्रिनिट एट मिन्हा का नाम बहुत जरूरी है।